तो लिंकेज में हमने लास्ट क्लास में बेटा कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज को डिस्कस किया था। कंप्लीट लिंकेज, लिंकेज का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? बॉन्डिंग। ओके, लिंकेज टू जीन्स के बीच में पॉसिबल है। ओके, लेकिन पॉसिबिलिटी कहां पर है? लिंकेज कहां पर हो सकता है? ओके, क्या किसी भी दो जीन्स के बीच में लिंकेज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 2 का एक यहाँ पर है। ओके, 2A रिप्रेजेंट कर दिया, इसका होमोलॉगस 2B भी होगा। ओके, और ये कोई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 20। ओके, 20 का ये कोई भी A या B, दोनों में से कोई भी एक वेरिएंट होमोलॉगस पेयर में से। तो हमने कंसीडर किया कि क्या इन दोनों पर जो जीन्स है वो लिंक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहले ये क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई जीन है T और यहाँ पर कोई जीन है R, तो क्या ये T और ये R इनमें लिंकेज हो सकता है या नहीं हो सकता? तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम बोलेंगे नहीं, क्लियरली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग ओके यार, बॉन्डिंग तभी होगी जब वहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ओके, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पर है। ओके, तो डिफरेंट क्रोमोसोम पर होने वाले जीन्स के बीच में लिंकेज नहीं होता। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन इज कि लिंकेज ओनली दो जीन्स के बीच में पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सेम क्रोमोसोम पर हो। ओके क्लियर? तो लिंकेज ओनली पॉसिबल, linkage only possible in those two genes, in those genes, क्योंकि हम एट अ टाइम दो जीन्स के बीच में कितना लिंकेज है वो देखते हैं। ओके, तो in those genes which are located on a same chromosome, क्या बेटा, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो उसमें लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, पहली कंडीशन, तो लिंकेज उनमें ही पॉसिबल है जो सेम क्रोमोसोम पर होंगे। ओके, तो अगर कैपिटल टी है यहाँ पर और यहाँ पर है कुछ कैपिटल, यहाँ पर कुछ भी हमने कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हमने लिख दिया यहाँ पर, लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया कोई स्मॉल बी है। ओके, कोई जी, ठीक है, उसका रेसिसी वाली यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में लिंकेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन बी और आर, टी और आर के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन इज कि जीन्स जिनके बीच में हम लिंकेज है या नहीं है वो चेक करना चाह रहे हैं। पहली कंडीशन होना चाहिए कि वो सेम क्रोमोसोम पर होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर है तो उनके बीच में लिंकेज होगा ही नहीं। ओके, देयर इज नो लिंकेज in between two genes which are located on different chromosomes. Clear? तो कोई भी ऐसे जीन्स जो अलग अलग क्रोमोसोम पर मिल रहे हैं उनके बीच में कोई लिंकेज, कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। ओके, उनका 100% इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। ओके, उनमें लिंकेज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। फिर एक कैपिटल टी है, स्मॉल बी है, और यहाँ पर हमने कोई ले लिया लाइक कैपिटल डी, यहाँ पर है तीसरा जीन भी, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के पास में 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है एंड 20,000 to 30,000 जीन्स है। इट मींस ऑन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग के एक क्रोमोसोम पर थाउजेंड जीन्स है, एवरेज कंसीडर कर लिया। ओके, तो एक क्रोमोसोम पर हमारे कितने जीन्स हो सकते हैं? थाउजेंड्स के आसपास। ओके, हम उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे कि किस क्रोमोसोम पर कितने होते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्रोमोसोम पर सबसे ज्यादा है, मोर देन 2000 जीन्स है।
जो वाई क्रोमोसोम है उस पर कम है, ठीक है, 1000 से कम है, बट एवरेज हमने कंसीडर किया कि वहां पर कितने हैं, 1000 है। तो 1000 जीन्स है तो अलग अलग जगह पर होंगे, डीएनए के अलग अलग जगह पर। ये क्रोमेटिड किससे बना है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के कारण। तो मतलब ये ऐसे डीएनए से बना है, डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड से बना है, ओके। और इस थ्रेड के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डिफरेंट जीन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी यहां से यहां तक था, इतना जीन कैपिटल टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन कर रहा है। स्मॉल बी हमने रिप्रेजेंट किया वो यहां से यहां तक है, समझ लो फॉर एग्जांपल। और कैपिटल डी जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यहां से यहां तक है, समझ लो, ओके, कंसीडर कर लो। तो एक दूसरे के अलग अलग लेंथ पर है, ऐसा थोड़ी बोल सकते कि बी जितने बी और डी के बीच में जितना डिस्टेंस है डी और टी के बीच में उतना ही होगा क्या, नहीं ना, ठीक है। अगर आप यहां से अगर नागपुर से अगर मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, और फिर मुंबई से फ्लाइट पकड़ के आपको न्यूयॉर्क जाना है, तो नागपुर और मुंबई उतना ही रहेगा क्या जितना नागपुर और न्यूयॉर्क रहेगा, अलग अलग लेंथ पर है, अगर अगर जगह से जाना पड़ रहा है आपको तो एक जगह से। तो डी और बी के बीच में जितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, क्या उतना ही डिस्टेंस डी और टी के बीच में है, नहीं, ओके, ज्यादा है डी और टी के बीच में। तो क्या फिर ज्यादा डिस्टेंस पर होने वाले जीन्स भी लिंकेज शो कर सकते हैं क्या, या कम डिस्टेंस पर होने वाले ही शो करते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था पीएच मॉर्गन, लिंकेज डिस्कवर किया, उसी का एक पेपर था, मतलब कि उसी का एक स्टूडेंट था, उसने कितना होना चाहिए डिस्टेंस लिंकेज के लिए उसको रिप्रेजेंट किया। उसने कहा कि 50 मैक मॉर्गन यूनिट, ओके, if two genes are linked, अगर दो जीन्स लिंक्ड है, लिंकेज है उनमें, then distance between these genes, इन जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है should be less than or equal to, okay, should be less than or equal to 50 सेंटीमॉर्गन यूनिट। सर लेट में इनका मैसेज आया, ओके बेटा, सेंटीमॉर्गन यूनिट और मैप मॉर्गन यूनिट, मैप मॉर्गन यूनिट, बस तो यहां तक दिख रहा है क्या, ओके, क्लियर। तो 50 सेंटीमॉर्गन यूनिट और 50 मैप मॉर्गन यूनिट, इतनी डिस्टेंस या इससे कम डिस्टेंस पर अगर दो जीन्स प्रेजेंट है, लोकेटेड है, तो ही उनके बीच में लिंकेज होगा, अदरवाइज नहीं, ओके, समझ में आया क्या। ये डिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस कैसे निकालते वो भी बताऊंगा, बट अभी आपको पहले तो क्राइटेरिया देखना है कि जीन्स लिंक होते हैं तो उसके लिए हमको क्या, कब कंसीडर करेंगे जीन लिंक है, या फिर जीन्स अगर लिंक नहीं है तो क्या क्राइटेरिया, ओके। तो अगर सेम क्रोमोसोम पर भी हो तो भी एश्योरिटी नहीं कि लिंक ही होंगे, उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, और वो डिस्टेंस कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 50 सेंटीमॉर्गन यूनिट और मैप मॉर्गन यूनिट। इट मींस उनमें ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए 50 मैप मॉर्गन यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट, ओके। ये सेंटीमॉर्गन यूनिट, इसलिए इसको शॉर्ट में CMU भी बोलते हैं, और मैप मॉर्गन यूनिट MMU भी बोलते हैं, ओके, ऐसा भी आप कर लो।
सेंटीमीटर को वैसे आप cm लिख देते हैं। फिर डिस्टेंस, अल्फ्रेड स्टुटवन नाम का साइंटिस्ट था जो स्टूडेंट था टीएस मॉर्गन का, उसने निकाला था। ठीक है, निकालने की टेक्निक भी बताएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल डी और बी के बीच में डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी जीन्स अगर 20 मैप मॉर्गन यूनिट है या 20 सेंटी मॉर्गन यूनिट है, दोनों में से कोई भी एक यूनिट देगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड टी जीन्स इज 55 मैप मॉर्गन यूनिट है। तो अब बताओ कौन से जीन लिंक्ड है और कौन से जीन लिंक्ड नहीं है? जोर से बोलो। डीएनबी लिंक्ड है। लिंक्ड है क्यों? क्योंकि उनकी डिस्टेंस 50 या 50 से कम है, 20 दिखाई है हमने। ओके, तो डी और बी जीन्स क्या है? लिंक्ड है। तो जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है आपको कि इफ ए एंड बी जीन्स आर लिंक्ड, ओके, इसका मतलब है कि वो ए एंड बी जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर है। ठीक है, पहली कंडीशन लिंक है मतलब एक ही क्रोमोसोम पर है, और सेकंड कंडीशन लेस देन 50 मैप मॉर्गन यूनिट या सेंटी मॉर्गन यूनिट डिस्टेंस है उसके बीच में, दो जीन्स के बीच में। ये पहली क्लियरिटी हो जाना चाहिए। ठीक है यहां तक? ओके, डी एंड टी जीन्स लिंक्ड है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? मोर देन 50 मैप मॉर्गन यूनिट डिस्टेंस दिखा रहा है। हमने कहा था लेस देन या इक्वल टू। ओके, तो भले दोनों एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, लेकिन लिंक नहीं है। अब लिंक नहीं है, जब लिंक नहीं है तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। ओके, लिंक नहीं है तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, लेकिन अगर लिंक्ड है तो यस। तो अगर आपको बोला गया कि जीनोटाइप है, आपके पास में जीनोटाइप है ऐसा, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल डी, और बोला गया है कि ये डिस्टेंस है, इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि डी एंड बी जीन्स लिंक है, ओके, एंड डी एंड टी जीन्स नॉट लिंक, ओके, इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट, इनके बीच में देयर इज नो लिंकेज और नॉट लिंक। ओके, ये स्क्रीनशॉट भी ले लो, यहां तक नोट भी कर लो जल्दी से, और इसके गैमेट भी निकाल करके बताओ जल्दी, जैसे आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा ऑनलाइन क्लास में? यस सर। ओके, इनका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, वो गैमेट निकालेंगे, गैमेट बताएंगे कैसे, कितने गैमेट पॉसिबल है इसके लिए। okay? हो गया, दे दिया घर का कचरा।
दिमाग का कचरा भी बाहर निकालो तो दिमाग भी हल्का हो जाएगा और उसमें अच्छी अच्छी चीजें आएगी। दिन भर दिमाग में बहुत सारे कचरे भर के रखते हैं। इनका हो गया और जल्दी से किसी का हो गया बेटा गैमेट्स पॉसिबल गैमेट्स है। अद्वैतेश कितने बेटा 8 नॉर्मल नहीं नॉर्मल में 8 टाइप हो जाते। हमने क्या लिखा है डी और बी जीन्स लिंक्ड है और डी और टी जीन्स लिंक नहीं है तो अब हमको गैमेट बनाना है। क्या होता है जब जीन्स लिंक होते हैं तब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होते, मतलब डोमिनेंट अलील के साथ में ही जाएगा दूसरे जीन के, रेसेसिव अलील दूसरे जीन के रेसेसिव अलील के साथ में ही जाएगा। चलो देखो जल्दी से, किसी का भी आंसर नहीं आया, क्रॉस भी कंप्लीट करना है। हमारे पास में ये जीनोटाइप दिया है और इंफॉर्मेशन क्या है डी एंड डी जीन्स लिंक्ड है। डी एंड डी जीन्स लिंक्ड है मतलब डी के डोमिनेंट एलील के साथ में बी जीन का भी डोमिनेंट एलील ही जाएगा, डी जीन के रेसेसिव एलील के साथ में बी का रेसेसिव एलील ही जाएगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। ये तब बनते हैं जब ये चारों तब बनते जब दोनों जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते, लिंकेज नहीं होता तो। ओके क्लियर? तो डी का डोमिनेंट एलील के साथ में जा रहा है, रेसेसिव के साथ में नहीं जा रहा, मतलब डी और बी लिंक्ड है। ओके जाएंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी रेसेसिव एलील के साथ में रेसेसिव एलील ही जाएगा। ओके इसको बोलते हैं लिंकेज। ओके फिक्स है, लिंक है, ये नहीं बनेंगे। टोटल 4 बनने चाहिए थे दो जीन्स के, 2 ही बन रहे हैं। लेकिन डी और टी लिंक नहीं है और डी और टी लिंक नहीं है तो बी तो और भी ऊपर बनाया था हमने बी और टी। यहाँ पर आपको अगर पता चले कि बी और टी भी लिंक नहीं है, बी एंड टी जीन्स also not linked। ओके बी और टी भी लिंक नहीं है तो क्या हो जाएगा डी और टी ऐसे भी जा सकते हैं, डी और टी लिंक नहीं है ना, तो डी के साथ में कैपिटल टी भी जा सकता है और कैपिटल डी के साथ में स्मॉल टी भी जा सकता है। ओके कैपिटल डी के साथ में वहां पर स्मॉल भी जा रहा था। ओके क्लियर है? अब कैपिटल बी के साथ में कैपिटल टी भी जा सकता है और कैपिटल बी के साथ में स्मॉल टी भी जा सकता है, क्योंकि बी और टी लिंक नहीं है और डी और टी लिंक नहीं है। तो इनमें यहाँ पर डी के साथ में कैपिटल या स्मॉल जा सकता है, ऐसे ही रेसेसिव के लिए बोल देते हैं हम इसके, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसमें भी रेसेसिव के साथ में ऐसी पॉसिबिलिटी है। ठीक है क्लियर? अब तीनों जीन्स एक साथ में हैं, अब इनके हमको निकालने हैं कितने गैमेट डिफरेंट टाइप के बने। तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें इंफॉर्मेशन हमें पता है। अब देखो कैपिटल डी के साथ में बी का कौन सा जाएगा हमेशा कैपिटल बी,
तो कैपिटल डी के साथ में आपको कभी भी कैपिटल बी के साथ में आपको कभी भी स्मॉल बी नहीं लिखना है, ये तो लिंक्ड है, लेकिन टी लिंक नहीं है इन दोनों से, टी फ्री है, तो टी कैपिटल भी जा सकता है स्मॉल भी जा सकता है, तो एक गैमेट ये बनेगा एक गैमेट ये बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कैपिटल डी के साथ में कैपिटल बी ही जा सकता है, स्मॉल बी नहीं जा सकते, फिर स्मॉल बी वाला गैमेट बनाएंगे ही नहीं हो। फिर स्मॉल डी के साथ में कैपिटल बी नहीं जा सकता, उसके साथ में ओनली स्मॉल बी जा सकता है। ओके, कैपिटल बी नहीं जा सकता, लिंक्ड है वो दोनों, तो आप कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसा बन सकता है। टोटल कितने बने फिर? 4 बने ओनली। ओके, तो अगर नॉर्मल होते तीनों जीन्स में कोई लिंकेज नहीं होता, मेंडल के अकॉर्डिंग हम पढ़ते ट्राई हाइब्रिड है तो 2 टू पावर 3 मतलब 8 बनना चाहिए थे मेंडल के अकॉर्डिंग नॉर्मल इसमें, लेकिन हम मेंडल से एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पा रहा है जीन्स का क्योंकि उनके बीच में लिंकेज है। ओके, लिंकेज इट मींस नॉन रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। अब रैंडमली असॉर्ट नहीं होंगे जीन्स जिनमें लिंकेज है उनमें, डोमिनेंट एलील के साथ में डोमिनेंट एलील ही जाएगा दूसरे जीन का, रेसेसिव एलील के साथ में रेसेसिव एलील ही जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो जो गैमेट पॉसिबल है इस कंडीशन में ओनली 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे, जबकि नॉर्मल में बनते 8 टाइप्स के। ओके, क्लियर है? तो इससे जो पैरेंटल वेरिएशन है वो पैरेंटल वेरिएशन यहाँ पर ज्यादा बनने लगती है, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनते हैं, अलग अलग टाइप के गैमेट्स कम बनते हैं, फिक्स टाइप के गैमेट ज्यादा बनते हैं। ओके, तो वेरिएशन थोड़ी कम हो जाती है। लिंकेज के कारण क्या असर पड़ता है? वेरिएशन कम आएगी, रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेगी। ओके बेटा, कंप्लीट ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अल्फरेड स्क्रू पॉइंट के बेसिस पर निकालते हैं कि कैसे हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो जीन्स के बीच में। हो गया बेटा, ऑनलाइन क्लासेस में स्क्रीनशॉट हो गए? यस सर। ओके, मानकापुर से किसी ने लिया है क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, तो हमने तो देखा कि ये डिस्टेंस मैटर करती है, 50 मैप मॉर्गन यूनिट या सेंटी मॉर्गन यूनिट और लेस देन इट, ये रिप्रेजेंट करती है कि जीन्स लिंक्ड होंगे, इससे ज्यादा डिस्टेंस हुई दो जीन्स के बीच में तो लिंकेज नहीं होगा, फिर हम मेंडल जैसा नॉर्मल गैमेट बना पाएंगे उन जीन्स के बीच। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ओके, इसको निकालने के लिए हम यूनिट यूज क्या कर रहे हैं? यूनिट सेंटी मॉर्गन यूनिट और मैप मॉर्गन यूनिट। तो 1 सेंटी मॉर्गन यूनिट और 1 मैप मॉर्गन यूनिट इज इक्वल टू होता है 1% ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। 1% ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो जीन्स के बीच में उतनी डिस्टेंस सेंटी मॉर्गन यूनिट या मैप मॉर्गन यूनिट। ओके, मतलब अगर दो जीन्स को लिंक नहीं होना है, लिंकेज नहीं होना चाहिए दो जीन्स के बीच में, तो उनके बीच में हमने कहा था 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 सेंटी मॉर्गन यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होना चाहिए? 50 मैप मॉर्गन यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्लियर? तो 50 मैप मॉर्गन यूनिट से ज्यादा होना चाहिए वहां पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो फिर उतनी आ जाएगी 50 सेंटी मॉर्गन यूनिट या उससे ज्यादा वाली यहाँ पर। लेकिन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले परसेंटेज में? तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फिर बाद में परसेंटेज तो आपको निकालते आता है।
ओके, आपको मार्क्स मिले तो आप निकाल लेते परसेंटेज आपका। तो पहले रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो फॉर्मूला है वो दिया था अल्फ्रेड स्टुटवार्ट। अल्फ्रेड स्टुटवार्ट, ओके। टीएच मॉर्गन, स्टूडेंट था मॉर्गन का, इसलिए उसने जो यूनिट यूज की उसमें मॉर्गन ये टर्म यूज की। और जब भी हम किसी साइंटिस्ट का नाम किसी यूनिट के लिए देते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, है ना, जैसे कैल्विन वगैरह ऐसे। तो टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टुटवार्ट, और उसने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसके लिए बताया। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स in F2 generation, number of recombinants obtained by test cross in F2 generation, ओके। F2 जनरेशन में नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं और वो कैसे ऑब्टेन किए, टेस्ट क्रॉस से। मतलब टेस्ट क्रॉस किसका किया है, टेस्ट क्रॉस क्या पढ़ा था हमने, F1 हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव पेरेंट के साथ, ये पढ़ा था ना हमने, ओके। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ा है? आवाज से कभी निकल रही है, ऐसा लग रहा है पढ़े कि नहीं पढ़े। क्लियरली बोलना चाहिए ना, पढ़े है तो क्लियरली बोलना चाहिए, नहीं पढ़ा है तो क्लियरली बोलना चाहिए, ओके। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हमने पढ़े हैं। तो टेस्ट क्रॉस F1 हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस, ओके। और अगर एनी पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते तो उसको बैक क्रॉस कहता हमने, ओके। अब ये जरूरी नहीं है कि हम क्रॉस के लिए फिर उसका पेरेंट ही ढूंढे, ठीक है, क्लियर। आपने वहां पर क्रॉस किया कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में F1 हाइब्रिड आया, और फिर आपको देखना है कि ये होमोजाइगस स्टॉल है या हेटेरोजाइगस स्टॉल है। जब ये ग्रो हुआ तो आपने इसको टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं आप, ओके। आपको नहीं पता है कि ये कौन सा बन रहा है, होमोजाइगस बन रहा है कि हेटेरोजाइगस, ये टॉल बन गया। तो आपको पता करना था कि ये होमोजाइगस टॉल था या हेटेरोजाइगस टॉल था, तो हम उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक पी प्लांट था फिर आप वहां पर उसका स्मॉल टी वाला प्लांट ढूंढने के लिए जाओगे, वो तो सीजनल क्रॉप है। सीड्स मिल गई, फार्मर ने कट करके फेंक दिया उसको, या फिर वो हार्वेस्ट होने के बाद में सूख गई, अब वहां से कहां से लाओगे उसको, ठीक है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आपने बोला कि रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस, तो रेसेसिव पेरेंट का जो जीनोटाइप था, ओके, वैसे वाले जीनोटाइप वाले पेरेंट के साथ में क्रॉस करवा देंगे। तो कोई भी दूसरा शॉर्ट पी प्लांट डॉट पी प्लांट ढूंढेंगे, उसके साथ में उसका क्रॉस करवा देंगे, क्लियर। ये ध्यान रखना, लिखते हम ऐसा, ओके, लेकिन सच में उसके पेरेंट थोड़ी ढूंढने जाएंगे, ओके। सेम जीनोटाइप वाले, ओके, उसी स्पीशीज के मेंबर के साथ क्रॉस करवा देंगे। The number of recombinants in F2 generation obtained from test cross, okay, divided by number of total progenies. Number of total progenies obtained in F2 generation by test cross. Test cross मतलब F1 हाइब्रिड का रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस, इससे निकल आती है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी RF। क्लियर बेटा? डन। अब परसेंटेज निकालना है, क्योंकि हमें
जितनी परसेंट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होंगी उतनी हम डिस्टेंस बोल देंगे दो जीन्स के बीच में। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम शॉर्ट में आरएफ लिख देते हैं। ओके, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा? अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके पास में टोटल मार्क्स है 600 और उसमें से आपको कितने मार्क्स आए, आपको आए समझ लो 599। देखो खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं कि आ सकते हैं। हाँ, कितने को 600? हाँ, 720 लिखो आउट ऑफ 600। हाँ? ऐसा क्यों? ठीक है, हमने लिखा है वहां पर 520 है। ओके क्लियर? तो आपको अगर 520 आउट ऑफ 600 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको परसेंटेज बोला, तो आप क्या करोगे? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय जो टोटल मार्क्स है इनटू 100। ओके, वैसे ही है हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालना है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब आपको पता है, ओके, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स तो समझ लो ये ऑब्टेन मार्क्स, नंबर टोटल प्रोजेनीज मतलब टोटल मार्क्स, बस इसमें क्या करना है आपको 200 करना है। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स obtained in F2 generation। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है। ओके, आप समझ गए इस चीज को? ओके, तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इन F2 generation obtained from S crossing F1 hybrid divided by number of total progenies or offsprings obtained in F2 generation by टेस्ट क्रॉसिंग F1। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, लिंकेज के लिए आपको हमेशा टेस्ट क्रॉस करवाना है, सल्फिंग नहीं करवाना यहाँ पर। ओके, ये ध्यान रखना। इसलिए अभी हम मेंडल मॉर्गन के जो क्रॉस पढ़ने वाले हैं, ओके, उसमें भी जो F1 आएगा उसका हम टेस्ट क्रॉस करेंगे। क्लियर? टेस्ट क्रॉस, सल्फिंग नहीं करना, टेस्ट क्रॉस मतलब जो भी F1 में प्रोजेनी आएंगे उनके साथ में आपको बस उसका जो रेसेसिव करंट का जीनोटाइप लिया था उसका जीनोटाइप लेकर के क्रॉस करवाना इनटू 100। ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये वैल्यू जितनी आती जाएगी उतनी हम दो जीन्स के लिए वहां पर डिस्टेंस बात करते जाएंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहाँ तक का, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर एक बार आप कैसे निकालोगे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला पढ़ लिया और आप इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन माइक ऑन हो गया। अभी तक केवल ऐसी चीजों के मैं ही मजे लेता था, आप लोग को भी मिलने लगे। अकेले में हंसता तो अच्छा नहीं लगता। ओके डन बेटा, स्क्रीनशॉट। Yes. ओके, मानकापुर ब्रांच से कोई रिप्लाई नहीं आया बेटा? मानकापुर ब्रांच में हो गया है? यस सर, डन। हाँ ओके गुड। तो आपके पास में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब आपको जीन्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आपको सिंपली बता देगा। ओके, बहुत ही ओके, हाँ तुम्हारे नाम पर ही यूज करना। हाँ, तो क्वेश्चन लिखो बेटा ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए। फिर if A and B genes are linked,
If A and B genes are linked, then calculate the distance between them when when a cross is made between when a cross is made between homozygous dominant A and homozygous dominant B and homozygous recessive A and B. अगर मैंने वहां पर वी लिख दिया तो आप बोलोगे सर हमको करना है क्वेश्चन, है ना, आप मुझे भी इन्वॉल्व कर लो, आप करोगे ही नहीं उसमें। You obtain you obtain 2000 progenies in F2 generation by test crossing F1 hybrid where number of parental varieties were 1800 करोड़। जल्दी, हाँ, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट्स लगने चाहिए। ऊपर ऊपर मुझे लगा आप ऊपर दिक्कत होगी आशा, मुझे लगा आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो, ऊपर हो गया शायद।
आप उसको इस क्वेश्चन को उस वे में लो जरा, मतलब दिमाग आपको जो है वो थोड़ा सा सोचना चाहिए, एनालिटिकल स्किल आना चाहिए, इसलिए मैं आपको वहां पर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ वहां पर देता हूं ताकि आप इसके ऊपर सोच सको। आप ऐसा सोचो कि आपको पूछा है कि खराब मैंगोस के नंबर कितने हैं और आपको दे दिया है, आपको खराब मैंगोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और आपको इंफॉर्मेशन में दे दिया है कि अच्छे मैंगोस कितने हैं। ठीक है, क्लियर? अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिसमें आपको फिर क्वेश्चन करना है खराब मैंगोस से रिलेटेड, आगे टोटल 10 मैंगोज है और उसमें से खराब मैंगो को लेकर के आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको बोल दिया कि 10 मैंगोज में से 6 मैंगोज अच्छे हैं, बाकी खराब मैंगो का नंबर कितना होगा? हाँ, उसी तरह से आपको रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज के ऊपर आपको फॉर्मूला है और आपको पैरेंटल वैरायटीज का नंबर दे दिया है। ओके, पैरेंटल वैरायटीज आपको बता देता हूँ। पैरेंटल वैरायटीज मतलब ऐसी वैरायटीज जो वही सीक्वेंस लेकर के आती है जो पेरेंट के पास में होता है, और रिकॉम्बिनेंट वैरायटी का नाम से क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट मतलब वो कॉम्बिनेशन बनाती है। ओके, मियोसिस में सेग्रीगेट होकर के कॉम्बिनेशन बना रही है, तो रिकॉम्बिनेंट्स बन रहा है मतलब चेंज हो रहा है, पैरेंटल वैरायटी से अलग बन रहा है। तो हमेशा गैमेट दो टाइप के बनेंगे या प्रोजेनीज दो टाइप की बनेगी, पैरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट्स। टोटल प्रोजेनी में से दो टाइप रहेंगे, पैरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स। पैरेंटल मतलब कि जो पेरेंट के जैसे आ रही है, ओके, कोई चेंज नहीं हो रहा है लिंकेज के कारण, वहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और रिकॉम्बिनेंट का मतलब जिनमें चेंजेस हो चुका है। अब करो जल्दी से। नहीं बेटा, ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें करके देखो पहले। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, कंसेप्ट क्या है, ऑप्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए, फिर आंसर ऑप्शन में होना चाहिए, तब तो 100% क्लैरिटी होती है। ऑप्शन दे देने से आप तो पहले चूज कर लेते हो, आपकी 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई आंसर होगा, ठीक है, वो तब करना चाहिए जब आपका आंसर ही नहीं बराबर आ रहा है। फर्स्ट आदत ये डालना चाहिए कि ऐसा समझना चाहिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है चारों में से, उसको बाद में देखना है जब हमारा आंसर आ जाएगा तब। ऑनलाइन क्लास में किसी का आ गया बेटा आंसर? किसी ने मैसेज किया है, मिताली ने 200। क्या करना है बेटा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और वो लिंक्ड है, 50 मैप पर मिनट से कभी आंसर आना चाहिए ना। 10 आया, 10% की 10 CMU। ओके चलो देखते हैं। ओके, लिंक्ड है मतलब इसका आंसर होना चाहिए 50 मैप पर मिनट से कम ही होना चाहिए डिस्टेंस, तभी लिंक रहेंगे। ओके, और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ओके, बिटवीन दिस जीन, तो इन जीन के बीच में डिस्टेंस, और ये लिंक्ड है मतलब इनके बीच में डिस्टेंस, आंसर आपका क्या होना चाहिए 50 मैप ऑर्गन यूनिट से कम ही होना चाहिए, वही आंसर आपको देखना है। फिर हम निकालते हैं, इनका क्रॉस किया, F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करने पर वहां पर टोटल प्रोजेनीज कितनी ऑब्टेन हुई है 2000। तो आपके पास में है सबसे पहला टोटल प्रोजेनीज का नंबर F2 जनरेशन 2000 इंडिविजुअल्स। फिर आपके पास में पेरेंटल वैरायटीज का नंबर दिया है 1800, पेरेंटल वैरायटीज का नंबर दिया है 1800। ओके क्लियर? आपके पास में फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पर पूछी है दो जीन्स ए और बी के बीच में, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला था नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स obtained in F2 generation by test crossing F1 divided by number of total progenies crossbrings obtained in F2 generation by test crossing F1।
ओके, इनटू 100, क्योंकि जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी उतना ही वहां पर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मतलब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है पहले तो ये परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, और जितनी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी उतनी ही डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स आएगी। तो निकालना था आपको डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीन्स इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी obtained in CMU, उसको हम CMU में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलो तो पहले ये निकाल लेते हैं, जितना ये आएगा उतना ही डिस्टेंस हो जाएगी, बस परसेंटेज हटा देना, CMU लगा देना। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालने के लिए रिकॉम्बिनेंट चाहिए पहले। तो यहाँ पर तो रिकॉम्बिनेंट नहीं दिए, इसमें मैंने आपको कहा कि अगर 10 मैंगोज और 10 में से 4 अच्छे हैं तो 6 वहां पर खराब हो गए, या 6 अच्छे तो 4 खराब हो गए वहां पर उस बेसिस पर। तो प्रोजेनिस में दो तरह की वैरायटीज होती है, पैरेंटल वैरायटीज मतलब जिसमें पेरेंट के जैसा कॉम्बिनेशन आएगा, और दूसरा जिसमें चेंज हो जाएगा पेरेंट से चेंज हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। तो अगर आपके पास में रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज का नंबर नहीं दिया है और पैरेंटल वैरायटीज और इसका दे दिया है, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रोजेनिस माइनस पैरेंटल, बाकी बच जाएगी 200। यहाँ पर इंडिविजुअल्स हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज। तो मिताली ने जो निकाला था वो रिकॉम्बिनेंट वैरायटीज निकाली थी। ओके, यहाँ पर हमको निकालना है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और फिर जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी परसेंटेज में उतनी CMU में डिस्टेंस निकालो। रिकॉम्बिनेंट्स कितना हो गया, 200। नंबर ऑफ पैरेंटल प्रोजेनिस 2000 into 100, ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 10 टाइम्स। ठीक है, आंसर कितना हुआ, 10%। तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स कितनी हो जाएगी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10%, मतलब 10 मैकमॉर्गन यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट। तो दोनों इतने डिस्टेंस पर गए। ओके, गुड बेटा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर आया था, कितने स्टूडेंट्स का आया था आंसर, चलो वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। किसी को अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लो फिर से। टोटल प्रोजेनिस का नंबर दिया है तो आप रिकॉम्बिनेंट और पैरेंटल वैरायटीज का नंबर निकाल सकते हैं उससे, दोनों में से एक अगर कोई दिया है, दोनों दिया है तो टोटल प्रोजेनिस का नंबर निकाल सकते हैं। ओके, फॉर्मूले में आपको केवल रिकॉम्बिनेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी चाहिए। अगर उसने पहले ही दोनों दे दिया है तो पैरेंटल वैरायटीज का नंबर निकालने से कोई मतलब नहीं आपको। ओके, जब तक वो पूछे ना उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन। तो इसमें लिंक अगर ठीक है तो रिकॉम्बिनेंट्स चाहिए होते हैं अप टू जनरेशन के, उनका नंबर एंड टोटल प्रोजेनिस का नंबर। डन बेटा, गुड। चलिए, तो इस तरह से लिंकेज में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्रॉस जो मॉर्गन ने किए थे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का कॉमन नेम क्या है बेटा, यस वेरी गुड, फ्रूट फ्लाई। तो क्या फ्रूट फ्लाई को ग्रो करवाना इजी है या डिफिकल्ट है, फ्रूट फ्लाई को एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रो करवाना इजी है या डिफिकल्ट है, जोर से बोलो, दोनों में एक ही आंसर होगा। और आपने जो सोचा है वो किस बेसिस पर सोचा है तो उसका हो जाएगा। आगे जोर से बोलना चाहिए, इजी है। फ्रूट फ्लाई, राइपन फ्रूट लेकर के आओ, उसको पकड़ो फ्रूट फ्लाई को,
एक राइपन फ्रूट रख दो डब्बे में बंद करके, थोड़ा सा एयर के लिए छोटा सा कुछ होल बना दो, क्योंकि एनिमल है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ओके, तो छोटा सा उसमें होल कर दो, कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं पैरासाइट, वर्म्स वगैरह। ओके, बॉडी में जब जाते हैं तब एंडोपैरासाइट होते हैं तब। तो छोटे से बारीक से होल कर दो एकदम कि जिससे वो फ्रूट फ्लाई नहीं भाग सके, तो इतना बड़ा मत बना देना कि फ्रूट फ्लाई भाग जाए। ओके, है ना? तो बिल्कुल हल्के से, बस कि एयर पास हो सके। और उसमें उसके अंदर कोई राइपन फ्रूट, उसका राइपन फ्रूट में भी उसका फेवरेट होता है बनाना, राइपन बनाना रख दो आपका। ठीक है, बनाना कितने का मिलेगा? एक बनाना अगर आपने रख दिया तो वहां पर 2-4-5 रुपए का हार्डली। ओके, मतलब उसको ग्रो करवाना आसान है। ठीक है, क्लियर? फिर उसका ब्रीडिंग करवाएंगे और उससे रिलेटेड फिर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। इसलिए पीएच मॉर्गन ने क्यों लिया ड्रोसोफिला को, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों लिया था, ये ऐसे रीजन आपको पूछ लेते कभी कभार क्वेश्चंस में। ओके, तो आपको उसके बेसिस पर आंसर देना कि पी प्लांट की क्या क्या खासियत थी। तो पी प्लांट वहां पर सीजनल क्रॉप है, 4 मंथ के अंदर ही उसके आसपास में सीड मिल जाएगी, प्रोजेनीज ऑब्टेन हो जाएगी 4 महीने में। ओके, पता चलता वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्रॉस करके देखता, ह्यूमन बीइंग पता चलता 20-20 साल तो उसको एक एक जनरेशन के लिए लग जाते। ओके, तो ऐसे भी क्रॉस करवाने की कोई मतलब नहीं है। ओके, है ना? तो इसके लिए लाइफ स्पैन कम होना चाहिए, प्रोजेनी जल्दी, को आपका लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेनी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रोजेनी ऑब्टेन होने के साथ साथ में वेरिएबल कैरेक्टर्स होना चाहिए, उसमें ट्रेस करने के लिए कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, तो कैरेक्टर्स वहां पर लेना पड़ेंगे, इतना भी माइन्यूट ना हो, इतना भी छोटा ना हो कि बैक्टीरियम है तो फिर उसको बार बार माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है उसमें आपको बार बार उसमें विजिबल होने के लिए प्रॉब्लम आए। ओके, तो ऑब्जर्वेबल भी होना चाहिए, उसको हम अच्छे से वहां पर रख सके, कोई कंटामिनेशन ना हो या वो भाग ना जाए। ठीक है, कोई और क्रॉस ना कर ले। ठीक है, तो इसके लिए उसको जो है वो सेपरेट भी रख सके। तो पी प्लांट को इसलिए चूज किया था क्योंकि वो सीजनल क्रॉप थी। फिर उसके बाद में बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। ठीक है, क्लियर? बाइसेक्सुअल प्लांट है, इवन बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, सल्फिंग भी आसानी से हो सकती थी उसमें, और क्रॉसिंग भी कर सकता था वो आसानी से एमास्कुलेशन एंड बैगिंग से कट करके एंथर को। ओके, आसानी से ग्रो हो जाती, कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं, थोड़ी बहुत फर्टाइल सॉइल हो तो वहां पर भी ग्रो हो सकते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर्स मिलते हैं। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स को इजीली अवेलेबल है, ये कैरेक्टर्स को, इसलिए उसने मेंडल ने पी प्लांट को यूज किया। इसी ड्रोसोफिला को क्यों यूज किया? तो ड्रोसोफिला को इजीली रियर करवा सकते हैं, सिंथेटिक मीडियम पर भी आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। ओके, राइपन फ्रूट पर भी नेचुरल, उसका जो कल्चर मीडियम है नेचुरल, वो भी बहुत सस्ता है। ओके, राइपन फ्रूट्स पर ग्रो करवा सकते हैं। ओके, छोटी सी जगह में रख सकते हैं। एक साथ में क्रॉसिंग करवाने पर नंबर ऑफ लेग्स ले डाउन करते हैं, वो एग्स ले डाउन करते हैं। ओके, तो एक लेइंग में एक ले डाउन करेंगे, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एग ले डाउन होंगे, तो वहां पर वैरायटी मिलेगी, पॉपुलेशन दिखेगी बहुत सारी, तो उसमें आराम से देख पाएंगे कि हाँ 100 अगर प्रोजेनीज हो गए तो 100 में से कितने वहां पर क्रॉस में जो किया था उससे पेरेंटल वैरायटी वाले आ रहे हैं और उससे अलग आ रहे हैं, कुछ रिकॉम्बिनेंट आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर ऑब्जर्व की जा सकती है। ठीक है, तो आसानी से ये सारी चीजें हो सकती है इसके लिए, और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर्स भी थे, इसलिए मेंडल ने ड्रोसोफिला को लिया, और सॉरी मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को लेकर के क्रॉस की। फिर ड्रोसोफिला के कौन-कौन से कैरेक्टर्स लिए मेंडल ने, मॉर्गन ने, सॉरी मेंडल की बात कर रहा था, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, तो कौन से फ्रूट फ्लाई के कौन-कौन से कैरेक्टर्स लिए? तो 3 कैरेक्टर्स लिए इसने, 3 कैरेक्टर्स। ओके, और ऐसे कैरेक्टर जो पॉलीजेनिक नहीं है, पॉलीजेनिक नहीं है मतलब मेनी जीन्स नहीं है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक जीन्स ही है, ऐसे कैरेक्टर लिए उसने। ओके, तो 3 कैरेक्टर
तो 3 जीन्स है, मतलब उनके लिए बॉन्ड डिफरेंट टाइप के। ओके, अब ये 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए? तो फर्स्ट बॉडी के बेसिस पर बॉडी कलर, सेकंड कैरेक्टर आई कलर के बेसिस पर। ड्रोसोफिला में आई कलर हमने किसी और फिनोमेनन में पढ़ा है बेटा? किसी का एग्जांपल? मल्टीपल एलिनिज्म में पढ़ा हमने, मेनी एलिन्स होते, 15 एलिन्स होते आई कलर के लिए, लेकिन जीन हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल में एक ही जीन होगा। जैसे हमने ब्लड ग्रुप के लिए बोला था, एक ह्यूमन बीइंग के पास में एक ही जीन है और 2 ही एलील है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन में मेनी एलिन्स है। ओके, यहाँ पर आई कलर का जीन एक ही जीन है। ओके, बॉडी कलर का जीन और थर्ड विंग शेप का जीन। ओके, तो ऐसे कैरेक्टर जो एक्सटर्नली विजिबल हो सकते हैं, बॉडी का कलर बाहर से दिख सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई कलर वो भी दिख सकता है। ओके, विंग शेप वो भी ऑब्जर्व हो सकता है। इन तीनों को लेकर के उसने क्रॉस किया। अब आपको पता है कि कैरेक्टर अगर 3 है तो हर कैरेक्टर के लिए ट्रेट्स होंगे, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। अब यहाँ पर ध्यान, डोमिनेंट को क्या बोलता है? वाइल्ड टाइप। ओके, और रिसेसिव को बोलता है म्यूटेंट। क्या बोलेगा रिसेसिव को? म्यूटेंट। तो ध्यान रखना, जब भी म्यूटेंट लिखा मिले तो मतलब आपको रिसेसिव बताना है, इनएक्टिव बताना है। और वाइल्ड टाइप मिले तो वाइल्ड मतलब ऐसा मतलब वाइल्ड मतलब जंगली, ठीक है। ओके, तो वाइल्ड टाइप, वाइल्ड मतलब वहां पर डोमिनेंट, ओके, एक्टिव है, जो सबसे पहला ऑप्टेंड हुआ था। इसलिए हमने व्हीट ग्रास जो रेड ग्रास पढ़ी थी, रेड सीड्स, उसको हमने बोला था वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है। ओके, तो डोमिनेंट ट्रेट इट मींस वाइल्ड टाइप, रिसेसिव ट्रेट इट मींस म्यूटेंट टाइप। क्लियर बेटा? ओके, तो नाउ अब इसके वेरिएंट देखते हैं। देखो बॉडी कलर के लिए क्या क्या लिखा है? ग्रे एंड येलो, ग्रे बॉडी एंड येलो बॉडी। देखो चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी से, ग्रे बॉडीड कलर एंड येलो बॉडीड कलर। प्रोसेस ही देख लो, क्रॉस दिए होंगे ना, तो वो तो लास्ट में लिखा है, नीचे लिखा है उसने, इससे पहले क्रॉस का बना है, इसी में देखो ना क्रॉस में लिखा होगा, क्रॉस की और क्रॉस भी है, येलो एंड यहाँ पर लिखा है वाइट टाइप, वाइट टाइप, और ये येलो वाइट, वाइट तो ये आइस का ले लिया उसने, और यहाँ पर मिनिएचर विंग्स और वाइट टाइप। ओके, तो ग्रे बॉडीड कलर उसने कहा डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट इसलिए इसको क्या बोल सकता है? वाइल्ड टाइप। ओके, येलो बॉडीड रिसेसिव है, म्यूटेंट टाइप, इसको येलो बॉडीड लिखा मिलेगा आपको या फिर म्यूटेंट टाइप। ओके, रिसेसिव ट्रेट, म्यूटेंट टाइप, ये ध्यान रखना। तो जब उसने बॉडी कलर के लिए वाइल्ड टाइप लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसका बॉडी कलर कौन सा है? ग्रे बॉडी, ग्रे कलर डोमिनेंट है। ओके, डोमिनेंट ट्रेट आ गया उसमें। और अगर उसने येलो बॉडी लिखा या म्यूटेंट लिखा मतलब वो रिसेसिव ट्रेट बॉडी कलर के लिए। ऐसे आई कलर के लिए रेड एंड व्हाइट, ये 2 ट्रेट है। तो रेड आई, रेड मतलब पिगमेंट बनना, पिगमेंट बना है मतलब डोमिनेंट हुआ है, रिसेसिव डोमिनेंट।
और डोमिनेंट को हम क्या कह सकते हैं फिर वाइल्ड टाइप। तो रेड आई लिखेगा या नहीं, डायरेक्ट लिखेगा वाइल्ड टाइप। ओके, अगर दो कैरेक्टर का क्रॉस ले रहा है मॉर्गन और जब वो दोनों कैरेक्टर के बारे में नहीं लिख रहा, बस लिखा हुआ है वाइल्ड टाइप, दोनों ट्रेड के बारे में वाइल्ड टाइप लिखा मिला, जैसे क्रॉस ए का जो सेकंड वाला पार्ट आप देखेंगे उसमें लिखा मिलेगा वाइल्ड टाइप। ओके, एक तरफ लिखा मिलेगा आपको येलो एंड व्हाइट, तो येलो मतलब रेसेसिव टाइप, व्हाइट मतलब वो व्हाइट हाई कलर है, ऐसा नहीं कि उसकी बॉडी येलो और व्हाइट कलर दोनों कलर की। ओके, वो दो ट्रेड लिए उसने। तो जो क्रॉस बनाए गए हैं या फिर लिखे गए हैं उसको आपको पहले पढ़ते आना चाहिए, अदरवाइज आप वो डब्बे ही बनाते रहेंगे और फिर वो क्रोमोसोम ही बनाते रह जाएंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, डब्बा गोल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखो क्या करना है, वहां पर दो ट्रेट लेकर के एक साथ में क्रॉस किए, क्योंकि लिंकेज तभी आप डिफाइन कर सकते हैं जब आप एक साथ में दो कैरेक्टर लेंगे, दो जीन्स लेंगे, क्योंकि लिंकेज तो जीन्स के बीच में है ना, एक सिंगल जीन लेकर के कैसे बताओगे कि लिंक्ड है कि नहीं है। ओके क्लियर, तो लिंकेज के लिए दो एटलीस्ट कैरेक्टर लेना पड़ेंगे, दो जीन्स के बीच में लिंकेज है या नहीं वो चेक करते हैं हम। तो जब आपको वहां पर डोमिनेंट टाइप लिखा मिला या वाइल्ड टाइप लिखा मिला है अगर क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में जब वो रिप्रेजेंट करता है तो दोनों ट्रेड को क्या ले रहा है, डोमिनेंट। ओके क्लियर, तो अगर पहला क्रॉस वो ऐसा करवाएगा, बॉडी कलर और आई कलर इन दोनों के जीन्स कितने डिस्टेंस पर है। ओके क्लियर, बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन उसमें कितनी डिस्टेंस पर है ये पता करेगा। सबसे पहला हमने क्या कहा था बेटा कि जीन्स अगर लिंक्ड है तो उनको सेम क्रोमोसोम पर होना चाहिए या डिफरेंट पर, सेम क्रोमोसोम पर होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। ये भी टीएच मॉर्गन ने बताया था। तो जब टीएच मॉर्गन ने खुद ने बताया था कि सेम क्रोमोसोम पर होना चाहिए, मतलब ये तीनों जीन्स किस पर होना चाहिए, सेम क्रोमोसोम पर या अलग-अलग पर, सेम पर। तो उसने पता किया था कि ये सेम क्रोमोसोम पर होते हैं और सेम क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम पर, ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पर ये तीनों जीन सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो सेम क्रोमोसोम पर होने वाले जीन्स ही लिंक्ड हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी उनमें ही है, इसलिए उसने ये तीनों जो कैरेक्टर लिए थे वो सेम क्रोमोसोम पर। अब पर पूछेंगे कि तीनों कैरेक्टर जो मॉर्गन ने लिए थे वो कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं ड्रोसोफिला में, तो एक्स क्रोमोसोम पर। ओके, इसे हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक्स क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं इनके। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी और नीट के लिए भी, हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया अभी आगे आने वाला इसी चैप्टर लास्ट क्लास वाले पार्ट। तो व्हाइट आई कलर ये रेसेसिव है, म्यूटेंट है। ओके, तो जब वो क्रॉस में दिखाता है तब वो ज्यादातर क्या कर देता है, डोमिनेंट वाले को व्हाइट टाइप लिख देता है और रेसेसिव वाले को उनके नाम के जैसा लिख देता है, येलो व्हाइट ऐसा। ठीक है, तो पहला क्रॉस वो करवाएगा फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर के बीच में। ओके, और फिर नेक्स्ट क्रॉस वो करवाएगा यहाँ पर, एक तो विंग शेप ले लेगा और विंग शेप के साथ में क्या ले रहा है, विंग शेप के साथ में व्हाइट, मतलब वहां पर आई कलर है। तो फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर के बीच में पहला क्रॉस और सेकंड और थर्ड के बीच में सेकंड क्रॉस, ये दो क्रॉस के प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो क्रॉस रहेगा उसके लिए वो दो कैरेक्टर कौन से ले रहा है, बॉडी कलर और आई कलर, इनके बीच में देखिएगा शेप। तो विंग शेप, फुल विंग्स और फंक्शनल
इसको डोमिनेंट ट्रेट है, विंग्स प्रॉपर शेप में बने, ओके, लॉन्ग बने, इलोंगेटेड बने, ठीक है, फुल मतलब लॉन्ग, इलोंगेटेड, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं आप उसके लिए। तो फंक्शनल है, प्रॉपर बन गए, नॉर्मल साइज अटेंड कर लिया उसने, विंग शेप, तो शेप प्रॉपर है उसका, तो डोमिनेंट ट्रेट मतलब वाइल्ड टाइप। तो जब वो वाइल्ड टाइप बोलेगा विंग शेप के लिए, मतलब आप ये समझो कि वो डोमिनेंट ट्रेट बता रहा है, मतलब विंग्स प्रॉपर डेवलप हुए हैं। बट क्रॉस में जब आपको बोलेगा मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटे बने हैं, प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाए, रिड्यूस रह गए साइज में, ओके, और इसलिए आपको नॉन फंक्शनल है, इसलिए आप उसको वेस्टिजियल भी बोल सकते हैं, ओके, वेस्टिजियल, नॉन फंक्शनल, रिड्यूस्ड, ये रेसेसिव ट्रेट है। रेसेसिव ट्रेट मतलब म्यूटेंट टाइप। एसी टेम्परेचर और कम कर दो, बढ़ा दो। पक्का आपने बोला ना बेटा रुपा 0 पर कर। ओके, हो गया बेटा। ये सारी चीजें आप मिस कर रहे थे ना ऑनलाइन क्लास, वहां पर बस पढ़ना पड़ता था। अभिषेक मिस कर रहा होगा, अरे मैं अच्छा वेट पर बड़े बड़े बल देखता है ना, नहीं? ये बेटा ऑनलाइन क्लास में सब स्क्रीनशॉट हो गया। यस सर, स्क्रीनशॉट हो गया। जो स्टूडेंट आते हैं मतलब नहीं, ऐसा नहीं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं रामदास पेट ब्रांच में ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, ऑप्शन करके तभी का डबल वही करना है। सब कुछ वही है, सबको सेम ही दूंगा, हाँ, पार्शियलिटी नहीं करूंगा। हाँ बेटा, आपको कोई अगर करना हो साथ में मोबाइल में लेकर के बैठा तो एक साथ लेकर ओके, हो गया बेटा। हेलो, रामदास पेट ब्रांच से हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, मानकापुर ब्रांच से
हमारे पास में कैरेक्टर्स भी है और डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट भी है। अब हम आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। स्टार्टिंग भले एक्सेप्शन पढ़ते हैं, बट स्टार्टिंग होती है हमेशा जो भी क्रॉस परफॉर्म किए गए हैं एक्सपेरिमेंट्स में, वो स्टार्टिंग होती है होमोजाइगस प्रोसेस से। ओके, मतलब दोनों जीन्स के लिए होमोजाइगस हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों ट्रेट के लिए। तो पहले क्रॉस यहाँ पर होगा इन दो जीन्स के बीच में। ओके, तो पहला क्रॉस ए। तो आपको वहां पर जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखते हैं या स्टेट बोर्ड की बुक में भी सेम डायग्राम है, जब आप देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना कुछ डायग्राम इनका सबका क्रॉस करवाना है और क्रॉस बी पूरा अलग है। ओके, क्लियर? तो क्रॉस ए आप लिखोगे क्रॉस ए, इसलिए मैं अभी आपको क्रॉस ए के बारे में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्रॉस ए में उसने कौन से कैरेक्टर लिए हैं? बॉडी कलर एंड आई कलर। तो पहला क्रॉस उसका है बॉडी कलर। तो बॉडी कलर और आई कलर ड्रोसोफिला में, तो एक मेल ड्रोसोफिला ले लिया। ड्रोसोफिला में जब हम सेट डिटरमिनेशन पढ़ेंगे आगे, तब हम बोलेंगे ड्रोसोफिला में गायनेंड्रोमॉर्फ भी बन सकते हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे गायनेंड्रोमॉर्फ। गाइनो ये टर्म फीमेल से रिलेटेड होती है और एंड्रो ये टर्म मेल से रिलेटेड, मतलब आधी बॉडी मेल की और आधी बॉडी फीमेल। ठीक है? नहीं, हम उसको बाइसेक्सुअल नहीं बोलेंगे। उसमें ऐसा नहीं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, ऐसा नहीं। आधी बॉडी का आधा हिस्सा मेल का, आधा हिस्सा फीमेल का। ठीक है? क्लियर? और वो कैसे बनते हैं? एक गोल्डस्मिथ नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कैसे बनते हैं। तो हम सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला भी है आपको सिलेबस में, उस टाइम पर हम पढ़ेंगे। तो अभी हम डायरेक्टली क्या लेंगे? नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला और नॉर्मल फीमेल ड्रोसोफिला। ओके, क्योंकि हमको क्रॉस करवाना है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और फिर उनका वापस क्रॉस। तो ऐसा मेल ड्रोसोफिला, शॉर्ट में ड्रोसो लिखा हो गया, तो ऐसा मेल ड्रोसोफिला जिसमें इन दोनों के लिए, बाकी फिर कैसे भी हो कैरेक्टर्स, एट अ टाइम दो ही कैरेक्टर को कंसीडर करता है, दो जीन्स के बीच में पता करना है, इनको हम बस ध्यान रखेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में क्रॉस, तो मेल को ले लिया हमने होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव, अब उसके क्रॉस में कौन सा था? फीमेल को रेसेसिव लिया, मेल को। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर मेल लिखा है उसने यहाँ पर फीमेल लिख दिया है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर मेल लिखा है उसने। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, आपको दोनों तरफ से समझ में आना चाहिए। तो मेल ड्रोसोफिला को उसने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया है बोथ द कैरेक्टर्स के लिए, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ द कैरेक्टर्स। ओके, दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट लिया है। भाई रेसेसिव लिया है फीमेल ड्रोसोफिला। तो बताओ इसमें फिनोटाइप बताओ जल्दी से क्या होगा? पहले फिनोटाइप, ग्रे बॉडी, यस वेरी गुड, ग्रे बॉडीड, रेड आई, ग्रे बॉडीड एंड रेड आईड मेल ड्रोसोफिला है वो। ओके, मतलब वो दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है, इसलिए दोनों कैरेक्टर के लिए हम क्या बोलेंगे उसको? वाइट टाइप है, दोनों कैरेक्टर के लिए वाइट टाइप। ठीक है, फीमेल के लिए क्या ले रहा है? रेसेसिव। तो फीमेल की बॉडी कैसी हो जाएगी यहाँ पर? येलो बॉडीड ड्रोसोफिला, और उसकी आईज कैसी है? वाइट आईज। ओके, रेसेसिव वाला। तो होमोजाइगस रेसेसिव म्यूटेंट टाइप लिया उसने यहाँ पर, तो आप इसको रेसेसिव और म्यूटेंट टाइप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए वो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, एक क्रोमेटिड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करता है। हम क्रोमोसोम को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं?
या तो ऐसे या फिर सेंट्रोमियर तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। बट उसने यहाँ पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेम होती हैं, इस पर जैसा आएगा एलील का कॉम्बिनेशन वैसा इस पर भी आएगा, इसलिए उसने क्या कर दिया है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर देता है पूरे क्रोमोसोम को। ओके, मतलब आप इतने समझदार हो चुके हो, ठीक है, ये वो वहां पर बता देता है, ठीक है ना, पक्का हो चुके हो ना। ओके, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एक एलील के थ्रू, मतलब यहाँ पर तो इसका होमोलॉगस पेयर भी होगा। तो जो होमोलॉगस पेयर हम ऐसे दिखाने वाले थे इसका, ठीक है, जैसे एक्स क्रोमोसोम तो एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक्स एक्स पर उसके वहां पर है, लेकिन मेल यहाँ पर एक्स एक्स फीमेल का फीमेल ड्रोसोफिला हो जाएगा। मेल वाला कैसा होगा, एक्स और वाई, वाई वाले को उसने अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए वाई क्रोमोसोम अलग से आपको समझ में आए, तो वाई वाले को ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी है, क्रॉस को रट भी लोगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, कितना भी रटोगे कितना भी करोगे, ठीक है, आंसर लाने की कोशिश करोगे, रट रट करके आंसर लेने की कोशिश करोगे, ये आपको क्रॉस याद ही नहीं होगा। लेकिन अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हर एक चीज समझ लिया आपने तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई मेल के लिए हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल को हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो एक्स और वाई पता चल गया तो आपको गैमेट भी पता चल जाएंगे वापस। अब डोमिनेंट है, जीनोटाइप तक मैं करके दे देता हूं अभी, ठीक है, आप क्रॉस को एक बार देख करके आएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस को दोनों प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, वहां पर मैं बता दूंगा। ग्रे बॉडीड है, डोमिनेंट वाइट टाइप है, ठीक है, वाई के ऊपर नहीं है, हमने कहा था ना जीन्स कौन से क्रोमोसोम पर है, एक्स क्रोमोसोम है, तो वाई पर दिखाना ही नहीं आपको, ओके, वाई अलग क्रोमोसोम है, वाई पर भी दिखाना है, ओनली एक्स पर दिखाना है आपको। यहाँ पर दोनों एक्स है इसलिए दोनों पर दिखाओगे, यहाँ पर एक ही एक्स है इसलिए एक ही पर दिखाओगे, ठीक है। तो ग्रे बॉडीड और येलो बॉडीड, तो आपको वहां पर डॉट वाइल्ड टाइप लिख रहे हो आप, इसलिए वो येलो का वाई ले लिया हमने। यहाँ पर ये रेसेसिव है इसलिए स्मॉल वाई दिखा देंगे, यहाँ पर ये डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल वाई दिखा देंगे, क्लियर, ठीक है, कैपिटल वाई एलिल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। रेड आई, अब आई कलर का जीन कहीं पर रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पर समझ लो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है। अब ये एक्स एक्स है तो दोनों पर रहेगा, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर मिलेगा, इसके दोनों एलील के बेसिस पर देखेंगे। ये रेसेसिव है, व्हाइट कलर है, ओके, तो स्मॉल w हो जाएगा, होमोजाइगस रेसेसिव, ये कैपिटल W, एक ही प्रेजेंट है और डोमिनेंट इसलिए एक्सप्रेस करेगा, ये इसका जीनोटाइप हो गया, क्लियर, समझ में आया। हमने इसका जीनोटाइप ऐसा क्यों नहीं लिखा, कैपिटल Y कैपिटल W, क्योंकि उसका Y क्रोमोसोम यहाँ पर है मेल में, X क्रोमोसोम दो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया बेटा। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर कल प्रोसेस को देख कर क्या आना है एक बार आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। सर आज से नहीं हो रहा होगा बेटा, तो दूर से ले लो थोड़ा सा, डन बेटा। रामदास पेट ब्रांच में भी और मानकापुर ब्रांच में भी, Yes, sir. ओके, चलो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय बेटा।